आज हम देखेंगे पृष्ठीय रसायन। इसकी परिभाषा के लिए हम इसके दोनों टुकड़ों को देखते हैं। पृष्ठीय मतलब पृष्ठ या बाहरी सतह, बाहरी सतह। पृष्ठीय मतलब पृष्ठ या बाहरी सतह। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ या बाहरी सतह के गुणों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ या बाहरी सतह के गुणों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत हम निम्न 3 घटनाओं का अध्ययन करेंगे। पहली घटना होगी कोलाइड, दूसरी घटना होगी उत्प्रेरण और तीसरी घटना रहेगी अधिशोषण। तो सबसे पहले हम लेंगे कोलाइड। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कोला, मतलब ग्रीक भाषा का शब्द होता है कोला जिसका अर्थ होता है चिपचिपा। यानी ये चिपचिपे लिसलिसे ऐसे पदार्थों से मिलकर के बने हुए द्रव होते हैं जिन्हें हम कोलाइड विलयन कहते हैं। इनकी एक विशेष पहचान होती है। थॉमस ग्राहम ने बताया था कि उन्होंने विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजार करके कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। उन्होंने बताया कि वे विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो जाते हैं का मतलब उन्हें क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, तो उन पदार्थों को उन्होंने नाम दिया क्रिस्टला। क्या नाम दिया? क्रिस्टला। क्रिस्टला कौन होंगे? जो एसपीएम मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार कर जाए या से गुजर जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टला। दूसरे उन्होंने बताया कोलाइड। उन्होंने कहा कि जो एसपीएम को पार नहीं कर पाए, जो एसपीएम को पार नहीं कर पाए या एसपीएम से नहीं गुजर पाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। पर ये जो इनका वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में एक छोटी सी त्रुटि पाई गई। उन्होंने कणों के आकार के आधार पर इसे बांटने के बजाय एसपीएम में से कौन गुजर रहा है कौन नहीं गुजर रहा है उसके आधार पर इसे बांटा, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रुटि होगी। क्योंकि बाद में ये पाया गया कि एक ही पदार्थ जब भिन्न भिन्न विलायकों में घोल करके उस पर ये टेस्ट किया जाता है तो उसका व्यवहार अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम नमक की बात करें, NaCl, तो उसका जो जलीय विलयन होता है वो जलीय विलयन सुगमता पूर्वक एसपीएम में से गुजर जाता है। क्योंकि जब उस जलीय विलयन को हम देखते हैं, सामान्य रूप से भी देखते हैं, तो सामान्य रूप से देखने पर उसमें नमक दिखाई नहीं देता है। जब उसमें नमक नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो नमक उसमें अच्छी तरह से घुल चुका है। अब वो एसपीएम को आराम से पार कर जाएगा। तो नमक का जो जलीय विलयन वो क्रिस्टलार के समान कार्य करता है, किंतु नमक जो है वो एक आयनिक कह लो या ध्रुवीय यौगिक कह लो, और उसे जब बेंजीन में घोला जाता है तो बेंजीन एक अपना क्या बोलते हैं कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक के अंदर वो आसानी से नहीं घुल पाएगा। जब वो आसानी से नहीं घुलेगा तो उसके जो कण होंगे वो एसपीएम को पार नहीं कर पाएंगे।
तो जो उसका बेंजीन में विलयन होगा वो क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा। तो नमक एक ही है लेकिन अलग अलग विलायकों में उसका व्यवहार क्या है? किसी में कोलाइड के समान और किसी में कोलाइड के समान और किसी के अंदर वो क्रिस्टलाप के समान व्यवहार दर्शाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। साबुन का जो जलीय विलयन होता है वो कोलाइड ही होता है, किंतु जो उसका एल्कोहलीय विलयन है वो आसानी से एल्कोहल में घुल जाता है। समान प्रकार के समान को बोलता है, तो आसानी से एल्कोहल में घुल जाने के कारण वह क्रिस्टलाप के समान व्यवहार करता है। तो ये थॉमस ग्राम की जो परिभाषा थी कि जो एसपीएम से पार कर जाए उससे गुजर जाए वो तो क्रिस्टलाप, और जो एसपीएम में से नहीं गुजरे वो कोलाइड। तो ये परिभाषा यहीं पर आकर के फेल हो गई, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे थे जो विलायक में परिवर्तन करने पर अपने व्यवहार को परिवर्तित करके क्रिस्टलाप से कोलाइड या कोलाइड से क्रिस्टलाप में परिवर्तित हो जाया करते थे। फिर आधुनिक अवधारणा के हिसाब वैज्ञानिकों ने कणों के आधार पर वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। कणों के आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया तो उन्होंने 3 प्रकार के विलयन प्राप्त किए। पहला विलयन उन्होंने माना वास्तविक विलयन, दूसरा उन्होंने माना कोलाइड विलयन, और तीसरा उन्होंने लिया निलंबन विलयन। अब ये जो वर्गीकरण किया गया है ये किस आधार पर बांटा गया है? कणों के आकार के आधार। ये जी ध्यान रखें कि जब भी किसी को कणों के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वह एक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? एक अवस्था कहलाती है। उसे पदार्थ नहीं कहकर एक अवस्था कहा जाता है, क्योंकि हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं का वर्गीकरण भी हमने किस आधार पर किया था? कणों के आकार के आधार पर या कणों के आधार पर। कि कण पास है तो ठोस हो जाएगा, कण थोड़े से दूर हैं तो द्रव हो जाएगा, और अत्यधिक दूर है तो गैस हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ से बोर्ड परीक्षा का एक क्वेश्चन आता है कि कोलाइड एक पदार्थ न होकर एक अवस्था है, सिद्ध कीजिए। कोलाइड एक कण ना होकर एक अवस्था है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या कहेंगे? छोटी सी 1 नंबर की एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या होगी कि कोलाइडों का वर्गीकरण कणों के आकार के आधार पर किया गया है। क्योंकि आकार के आधार पर जब भी वर्गीकरण किया जाता है तो वह पदार्थ ना होकर एक अवस्था मानी जाती है, इसीलिए कोलाइड भी पदार्थ ना होकर एक अवस्था होगी। अब सबसे पहले हम लेते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन हम किसे कहते हैं? यूं मान के चले आप कि जब विलयन में जो विलय के कण है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर का हो या उससे भी कम, 1 नैनोमीटर या उससे भी कम, तो वो कहलाएगा वास्तविक विलयन। अगर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में तो वो कहलाएगा कोलाइडी विलयन। और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा
तो वो कहलाएगा निलंबन। क्या कहलाएगा? निलंबन। वास्तविक में 1 नैनोमीटर से छोटा, कोलाइडी में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य, और निलंबन में 1000 नैनोमीटर से बड़े आकार के कण पाए जाते हैं। अब जो वास्तविक विलयन होता है उसकी दूसरी पहचान है कि वो होता है समांगी। कैसा होता है? समांगी। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कणों का आकार, विलय के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि विलय और विलायक की अवस्थाएं अलग अलग नजर ही नहीं आती, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं? समान। अगर हम कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी क्यों होते हैं? इनके आकार में अंतर है, तो हमको कोलाइडी कण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होंगे, इसलिए हमको कुछ अवस्थाओं में डिफरेंस नजर आएगा, इसलिए हम उसको क्या मान के चलते हैं? विषमांगी। ये भी क्या होंगे? विषमांगी। भारी कण होकर के नीचे बैठ जाएंगे, 1000 नैनोमीटर से बड़े आकार के हैं, भारी होकर के नीचे बैठ गए तो विलायक अलग दिखेगा, विलय अलग दिखेगा, तो इनको भी हम क्या मान के चलेंगे? विषमांगी। फिर दूसरा अंतर इनमें ये है कि वास्तविक विलयन में विलय के कणों का आकार छोटा होने के कारण उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। विलय के कणों को, विलय के कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखेंगे। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देंगे। ये दिख जाएगा मगर उसके लिए अच्छे सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। विलय के कण कोलाइड के अंदर क्या होगा? इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। और ये जो होंगे निलंबन, ये आंखों से भी दिख जाएंगे, अवक्षेप आंखों से दिखाई देता है, बिना यांत्रिक सहायता के भी इजीली देखा जा सकता है। फिर हम अगला अंतर की तरफ देखें तो क्या होगा? वास्तविक विलयन में विलय के कण छोटे होने के कारण पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। उनमें विलय होंगे, क्या बोलते हैं, कोलाइड जो विलयन होंगे, इनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है पर इतना अधिक नहीं होता है। और निलंबन जो होते हैं वो तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के नीचे बैठ जाते हैं, तो इनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, आकार के ऊपर निर्भर करेगा। अगर 1 नैनोमीटर के लगभग है तो उन पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1000 नैनोमीटर के आसपास है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा, उनको तो पड़ता ही है, वो नीचे बैठ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बाद अगला पॉइंट आता है कि इनके जो कण होते हैं वो अगर आयनित हो जाए, आयनित होने पर विपरीत इलेक्ट्रोड पर गमन करते हैं। अगर आवेशित अवस्था में आयनित हो गए, आयनित होने का मतलब है प्लस माइनस में टूट रहे हैं, या उन पर किसी भी कारणवश प्लस माइनस जनरेट हो रहा है, या हमने कोई विद्युत अपघट्य उसमें डाला, उसमें से कोई आयन उन्होंने आकर्षित कर लिया अपनी तरफ, या कोई आयन उनके ऊपर आकर्षित होकर के चला गया, तो उस अवस्था में किसी इनमें से किसी भी केस में ये आराम से धारा का चालन करना प्रारंभ कर देते हैं। इधर संभव नहीं, क्योंकि वो तो थोड़ी देर में ही नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रोड लगा के झटके दिए जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों का वर्गीकरण किया गया है। वास्तविक विलयनों के हम उदाहरण देखें तो हम क्या देखेंगे? NaCl हुआ, ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ,
इनके जो जलीय विलयन होते हैं वो वाष्पिक विलयन होते हैं। कोलाइड जो होते हैं इनमें क्या होगा, सल्फर बॉन्ड दूध साबुन, सल्फर बॉन्ड दूध साबुन, ये सारे साबुन का वो जलीय विलयन, ये सारे क्या है, कोलाइड विलयन है। और निलंबन में तो अवक्षेपों को डाल लो, किसी को भी डाल लो, सारे क्या होंगे, निलंबन कहलाएंगे। जैसे रेत का और पानी का मिश्रण कर, उसको हम क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण करके और कोलाइडों को परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण का जो पहला आधार था वो रखा गया, वर्गीकरण का जो पहला आधार था वो रखा गया डीपी व डीएम के मध्य आकर्षण के आधार पर, डीपी व डीएम के मध्य आकर्षण के आधार पर। अभी वर्गीकरण को समझने से पहले हम ये देखें कि इसमें आने वाले जो ये दो शब्द हैं डीपी और डीएम, या परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, ये दोनों क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था या डीपी क्या होती है। जैसे हमने विलयन पढ़ा, तो विलयन के अंदर हमने क्या देखा, इसके दो भाग होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। तो विलय जो होता है वो कोलाइडों के अंदर डीपी का काम करेगा, ठीक है। कोलाइडों के अंदर जो विलय होगा उसे हम डीपी या परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। कोलाइडों के अंदर जो विलय होगा यानी जो कम मात्रा में होगा उसको हम क्या कहेंगे, डीपी कहेंगे। और कोलाइडों में जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक या डीएम या उसका पूरा नाम है परिक्षेपण माध्यम, डीएम, उसको हम क्या कहेंगे, डीएम। डीपी क्या होगा, किसी कोलाइडी विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, डीपी या डिस्पर्सिव फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से उसे जानते हैं। सामान्य जो विलयन होता है, वास्तविक विलयन, उसके विलय से उसकी तुलना की जा सकती है। और परिक्षेपण माध्यम, किसी भी कोलाइड का वह भाग, किसी भी कोलाइडी विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जिसे हम वास्तविक विलयन की दृष्टि से विलायक कह सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परिक्षेपण माध्यम कहा जा सकता है। और उसे डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं और वो डीएम कहलाता है।